हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कैटलिस्ट इंस्टीट्यूट। मैं हूं सोनिया और आज हम करने जा रहे हैं +1 स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर 2 का 4th पार्ट, जिसमें हम पढ़ेंगे स्पेक्ट्रम के बारे में। अब स्पेक्ट्रम क्या होता है? स्पेक्ट्रम, व्हेन अ रे ऑफ वाइट लाइट is passed through a prism, the wave with shorter wavelength bends more than one with the longer wavelength। क्या होता है? अब जो रे होती है वाइट लाइट की रे, वाइट लाइट होती है, इसे पास करवाते हैं हम प्रिज्म से। अब जो प्रिज्म होता है उसमें जो लाइट शॉर्टर वेवलेंथ की होगी वो मोर बेंड, मतलब ज़्यादा बेंड होगी, और लॉन्गर वेवलेंथ वाली कम बेंड होगी। अब जो ऑर्डिनरी वेवलेंथ होती है, ऑर्डिनरी वाइट लाइट होती है, उसमें क्या होता है? उसमें विजिबल रेंज के कलर्स हैं। अब विजिबल रेंज मतलब लाइक विबग्योर, आप लोगों ने विबग्योर के बारे में पढ़ा होगा। वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। अब इसमें जो वाइट लाइट होती है ये स्प्रेड होती है इनटू अ सीरीज ऑफ कलर्ड बैंड्स। अब जब भी ये प्रिज्म से निकली तो विजिबल रेंज की सारी लाइट्स हैं इसमें, तो सारी विजिबल रेंज की वेवलेंथ वाली सारी वेव्स आती हैं। तो क्या होता है, ये वाइट लाइट जो है ये एक कलर्ड बैंड की पूरी सीरीज बना देती है, और उस कलर्ड बैंड की सीरीज को कहते हैं स्पेक्ट्रम। उसको क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम। अब जो लाइट होती है रेड कलर की, हमने अभी बोला विबग्योर। विबग्योर में विबग्योर अब विबग्योर में ये जो रेड कलर है, ये एंड में आर, रेड कलर, इसकी होती है लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। अब ये लॉन्गेस्ट वेवलेंथ वाला डिविएट होगा सबसे कम, और जो वॉयलेट लाइट है यानी स्टार्टिंग वाली, इसकी है शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। तो जो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ वाली है ये डिविएट होगी सबसे ज़्यादा। फिर इसी से आया, फिर इससे अलग अलग स्पेक्ट्रम बनते हैं। पहला आया कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम। कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम में क्या होता है, जब भी वाइट लाइट है उसकी रे को हम एनालाइज करते हैं प्रिज्म के थ्रू, उसके पास करवाया जाता है, तब वो बैंड ऑफ कलर्स जो मैं अभी कह रही हूँ विबग्योर, इस बैंड ऑफ कलर्स में डिवाइड हो जाती है, उसमें स्प्लिट हो जाती है। और ये कलर्स जो होते हैं इनमें वॉयलेट की रेंज है 7.50 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज, और रेड की है 4 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज। अब ये स्पेक्ट्रम जो है इसे कहते हैं कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम। अब ये कॉन्टिन्यूस क्यों है? इसमें क्या स्पेशलिटी है? कॉन्टिन्यूस इसलिए है क्योंकि ईच कलर यानी हर रंग जो है वो मर्ज हो रहा है, एक दूसरे में मिक्स हो रहा है। मतलब वॉयलेट, विबग्योर, वॉयलेट के बाद आता है, वॉयलेट जो है वो ब्लू में चला गया, ब्लू है वो ग्रीन में चला गया। जैसे रेनबो के कलर्स देखते हो ना, सब ऐसे लगता है एक दूसरे के बीच में ही मिक्स हो रहे हैं। उसी तरह से कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम में सभी कलर्स मिक्स होते जाते हैं, इसीलिए इसका नाम दिया गया कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम। नेक्स्ट आता है इमिशन स्पेक्ट्रम। इमिशन स्पेक्ट्रम में क्या होता है, जब ये जो इमिशन स्पेक्ट्रम कब आया, जब प्रिज्म से फिर से लाइट अगर निकल रही है, रेडिएशन इमिट हो रही है सोर्स से, और वो प्रिज्म से टकरा कर प्रिज्म से पास हो रही हैं, तो क्या होता है, उन्हें जब फोटोग्राफिक प्लेट पर देखा जाता है तो अब जो स्पेक्ट्रम होता है रेडिएशन का, अब ये इसके अंदर एब्जॉर्ब्ड एनर्जी होती है। जिसमें एब्जॉर्ब्ड एनर्जी होगी उसे हम कहेंगे इमिशन स्पेक्ट्रम। इसे फोटोग्राफिक प्लेट पे देखेंगे तो इसमें जिसमें एब्जॉर्ब्ड एनर्जी है उसे वो स्पेक्ट्रम हमारा है इमिशन स्पेक्ट्रम। जैसे एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, आयंस हैं, जिनमें एब्जॉर्ब्ड रेडिएशन होती हैं, उन सभी को हम क्या बोलते हैं? एब्जॉर्ब्ड रेडिएशन वाले एक्साइट हो जाते हैं, तो हम उन्हें बोलते हैं कि एक्साइटेड स्टेट में है। तो इसमें प्रिज्म से हमने उसको इमिशन स्पेक्ट्रम के लिए क्या किया, रेडिएशन जो है सोर्स से इमिट हुई और उसे प्रिज्म से पास करवाया गया और फिर फोटोग्राफिक प्लेट पर रिसीव किया जाता है। फिर नेक्स्ट आता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। अब एब्जॉर्प्शन, हाँ, एक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में क्या होता है कि वही सेम कि वाइट लाइट है उसे पास कर रहे हैं, तब उसे
हम वाइट लाइट को वेपर्स, जो सब्सटेंस के वेपर्स हैं वहाँ से पास करवाते हैं, और जो ट्रांसमिटेड लाइट है उसे हम प्रिज्म से स्ट्राइक करती है, फिर से प्रिज्म से पास करेगी, टकराएगी, तो डार्क लाइट उसमें प्रोड्यूस होंगी, डार्क लाइट नहीं सॉरी डार्क लाइंस उसमें प्रोड्यूस होंगी, उसमें दिखाई देंगी। तो उसे हम डार्क लाइंस को जो है जो स्पेक्ट्रम उसमें दिखाई देगा उसे कहेंगे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में क्या होता है कि ये फोटोग्राफिक नेगेटिव की तरह होता है। जैसे एमिशन स्पेक्ट्रम है उसका नेगेटिव हो गया, फोटोग्राफ खींचते हैं ना पहले होती थी उसके नेगेटिव आते थे, तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या है, एमिशन स्पेक्ट्रम का फोटोग्राफिक नेगेटिव। तो जो रेडिएशन है, कॉन्टिन्यूटी में जो रेडिएशन चल रही है उसे सैंपल से जब हमने पास करवाया तो इसने कुछ वेवलेंथ की रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लिया। अब जब एब्जॉर्ब कर लिया तो जो मिसिंग वेवलेंथ थी, जो बची हुई वेवलेंथ थी, वो मैटर ने एब्जॉर्ब कर ली। अब जब वो मिसिंग वाली जो थी, अब वो जब मिस हो गई तो वहाँ पर डार्क स्पेस बच गई, तो पूरे कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम के बीच में ये जो डार्क बैंड बन गया, जो डार्क स्पेसिस बच गई, उसे बोला गया एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। उसके बाद आएगा हमारा स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है, स्टडी ऑफ इमिशन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। अब हम कह रहे हैं ना इमिशन स्पेक्ट्रा, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, इसकी जो स्टडी होती है इसे बोला गया स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब नेक्स्ट टाइप का स्पेक्ट्रम आता है, इसे कहते हैं लाइन स्पेक्ट्रा, लाइन स्पेक्ट्रा या फिर एटॉमिक स्पेक्ट्रा। इसमें क्या होता है, इमिशन स्पेक्ट्रा ऑफ एटम्स इन द गैस फेज डू नॉट शो अ कॉन्टिन्यूस स्प्रेड ऑफ वेवलेंथ फ्रॉम रेड टू वॉयलेट। मतलब जो इमिशन स्पेक्ट्रा की हम बात कर रहे थे एटम्स में, वो गैस फेज में कॉन्टिन्यूस स्प्रेड नहीं दिखाता, वेवलेंथ कॉन्टिन्यूसली स्प्रेड नहीं हो रही है, तो उसके लिए जो मतलब रेड से वॉयलेट तक कॉन्टिन्यूसली स्प्रेड नहीं हो रही है, ये कुछ स्पेसिफिक वेवलेंथ तक ही लाइट इमिट करते हैं और उनके बीच में होती है डार्क स्पेसेस। तो ऐसा स्पेक्ट्रा जिसके बीच में एक लाइंस बन रही हैं, कॉन्टिन्यूस नहीं है, डार्क स्पेसेस हैं, इन्हें बोला जाता है लाइन स्पेक्ट्रा या एटॉमिक स्पेक्ट्रा। और ये जो इमिटेड रेडिएशन होती हैं इन्हें हम आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, इन ब्राइट लाइन से। इन ब्राइट लाइन से हम जो ब्राइट लाइंस आ गई उन्हें बोलते हैं कि उसने लाइन स्पेक्ट्रम बना दिया, जो डार्क लाइंस आ रही थी वो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बता रही थी। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है स्पेक्ट्रम के बाद लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। अब जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है ये क्या होता है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, अब हमने इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज की बात कर रहे हैं, लाइट की बात कर रहे हैं, तो जब भी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, पहली बात हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या है। अब हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का मतलब है कि ये जो सेट ऑफ लाइंस हैं जो कि डिफरेंट ट्रांजिशन बताती हैं इलेक्ट्रॉन्स की, मतलब हाइड्रोजन एटम के बीच में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ट्रांजिशन कर रहे हैं, कम ज़्यादा हो रहे हैं, ऊपर नीचे हो रहे हैं, तो उसमें जो सेट ऑफ लाइंस बन रही हैं, जो लाइंस बन रही हैं, उसे कहते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। अब ये हाइड्रोजन गैस जो होती है, जब उसे हम हाई वोल्टेज या हीट देते हैं तो लाइट प्रोड्यूस होती है। अब ये जो इमिटेड लाइट है, ये जो लाइट प्रोड्यूस हुई, ये कॉन्टिन्यूस नहीं होती है, इसमें डिस्टिंक्ट लाइंस होती हैं, डिफरेंट लाइंस बन जाती हैं, जिसे हम शो करते हैं रिडबर्ग फॉर्मूला से। रिडबर्ग फॉर्मूला सिर्फ हाइड्रोजन एटम पे ही होता है। रिडबर्ग फॉर्मूला कहता है 1/λ, लैम्डा क्या था, वेवलेंथ, 1/λ इज, और उसे हम वेव नंबर भी कहते हैं, ये न्यू बार इज वेव नंबर, इज इक्वल्स टू RH 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। अब RH क्या है, RH है रिडबर्ग कांस्टेंट, जिसका वैल्यू है 109677।
और N1 क्या है। अब इसमें आप यहाँ पर देखेंगे ये जो इसमें आप देखेंगे ये जो सीरीज होती है, ये देखिए ये डिफरेंट डिफरेंट सीरीज बना रही है। अभी मैं आपको इस सीरीज के बारे में बताऊंगी। ये लाइंस जो आप देख रहे हैं, ये लाइंस जो सारी हैं, ये आपकी इसके N1 N2 को शो कर रही हैं। N1 मतलब फर्स्ट ऑर्बिट, N2 सेकेंड में जा रहा है, फर्स्ट और सेकेंड जा रहे हैं। इसमें लाइंस बनती हैं, 5 सीरीज ऑफ लाइंस बनती हैं। पहली कहलाती है लाइमन सीरीज। लाइमन सीरीज मतलब जिसमें N1 की वैल्यू 1 है और N2 क्या है 2, 3, 4, 5 एंड मोर ओवर, और इसका स्पेक्ट्रल रीजन है अल्ट्रा वायलेट। सेकेंड आती है बाल्मर सीरीज। अब बाल्मर सीरीज क्या है। बाल्मर सीरीज इसमें N1 की वैल्यू 2 है और N2 3, 4, 5, 6, और ये आती है विजिबल रीजन में। सिर्फ बाल्मर सीरीज ही है जो विजिबल रीजन में आती है। उसके बाद आती है पैशन। पैशन में N1 की वैल्यू है 3 और ये है 4, 5 एंड मोर। ये आती है इंफ्रारेड में। फिर आती है ब्रैकेट सीरीज। ब्रैकेट है उसमें N1 4 है तो इसका N2 5, 6 एंड मोर, और ये भी इंफ्रारेड में। फिर लास्ट आती है पी फंड। पी फंड जिसका N1 है 5, N2 6, 7 एंड मोर, और ये भी आती है इंफ्रारेड में। यानी सीरीज कैसे आ गई, लाइमन, बाल्मर, पैशन, ब्रैकेट, पी फंड। लाइमन जो अल्ट्रा वायलेट है और बाल्मर विजिबल, बाकी सभी इंफ्रारेड में आते हैं। ये आप देख सकते हो, ये लाइमन सीरीज है जो अल्ट्रा वायलेट की है। यहाँ पर ये N1 के अंदर यहाँ तक N1 आ रहा है, फिर उसके ये N2 शुरू हो गया। N2 में जो आती है वो है बाल्मर सीरीज, मतलब इस पोर्शन में जो विजिबल रीजन है, और उसके बाद N3 आ गई, फिर इंफ्रारेड आ गया N4, N5, N6 एंड मोर ओवर इन्फिनिटी तक ये चल रही हैं। तो ये हमारा था हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। फिर आता है नेक्स्ट, इसी से ही हमारे आगे आया बोहर मॉडल। बोहर मॉडल ने क्या बताया, इस पे जो सबसे ज़्यादा काम किया था वो बाल्मर ने किया था, लाइन स्पेक्ट्रम, तभी इसको बाल्मर सीरीज के नाम से हमने सेकंड वाली दी, क्योंकि उसी ने इसका बारे में सबसे ज़्यादा पहले स्टार्ट किया था बताना। फिर आया बोहर मॉडल। बोहर मॉडल हाइड्रोजन एटम के बारे में क्या कह रहा है। बोहर मॉडल ने बोला, ये बनाया गया था नील्स बोर ने पहले दिया था। नील्स बोर ने जब दिया एटम का न्यू मॉडल दिया, इसी के बेस पर जो बताया गया था, जो अभी तक हमने लाइन स्पेक्ट्रम पढ़ा उसी पे बेस पर न्यू मॉडल बनाया। इसके पोस्टुलेट्स क्या थे। पहला था कि इलेक्ट्रॉन जो है हाइड्रोजन एटम का वो न्यूक्लियस के अराउंड मूव करता है सर्कुलर पाथ में, फिक्स्ड रेडियस के साथ और फिक्स्ड एनर्जी के साथ। इन पाथ्स को कहते हैं हम ऑर्बिट। ऑर्बिट, और ये जो ऑर्बिट्स है, या फिर ये भी कह सकते हैं स्टेशनरी स्टेट्स, या फिर इनको अलाउड एनर्जी स्टेट्स भी कह सकते हैं। ये ऑर्बिट्स जो होते हैं ये अरेंज होते हैं कंसेंट्रिकली अराउंड द न्यूक्लियस, मतलब लाइन वाइज सर्कल में न्यूक्लियस के आसपास अरेंज होते हैं। फिर उसके बाद सेकंड आया कि एनर्जी जो होती है इन इलेक्ट्रॉन में ये चेंज नहीं होती। ये हमारे रदरफोर्ड में प्रॉब्लम थी ना, उसने नहीं बताया था इसके बारे में, पर इसने बोर ने बताया कि इसमें एनर्जी जो है वो टाइम के साथ चेंज नहीं होती। इलेक्ट्रॉन जो है वो लोअर से हायर स्टेशनरी स्टेट तक जाता है। जब अगर लोअर से हायर गया मतलब नीचे से ऊपर को जा रहा है, तब एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब होगी, और अगर वो ऊपर से नीचे आ रहा है तो एनर्जी एमिट होगी। अब एनर्जी चेंज कभी भी कॉन्टिन्यूस मैनर में नहीं होगा, लगातार नहीं होगा। फिर उसने थर्ड बात बताई कि जो फ्रिक्वेंसी है रेडिएशन की, चाहे वो एब्जॉर्ब हो रही है चाहे वो इमिट हो रही है, जब भी कोई ट्रांजिशन होती है वो दो स्टेशनरी स्टेट्स के बीच में वो एनर्जी में डिफर करते हैं, और एनर्जी में डिफर करते हैं उसे हम डेल्टा ई बताते हैं। डेल्टा ई मतलब चेंज इन एनर्जी, यानी E2 माइनस E1। E2 क्या हो गया, एनर्जी E1 और E2 ये क्या है, ये E1 हो गई लोअर एनर्जी और लोअर एनर्जी स्टेट, और E2 हो गई हायर एनर्जी स्टेट।
और एच क्या है? एच है प्लैंक्स कांस्टेंट। हमने प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के बारे में पिछली बार पढ़ा था, ये उसके बारे में ही है, प्लैंक्स कांस्टेंट। तो ये न्यू मतलब फ्रीक्वेंसी, इस फ्रीक्वेंसी के बारे में उसने बताया कि ये इसी फॉर्मूला से चेंज होती हैं। फिर उसने बोला कि एंगुलर मोमेंटम है जो इलेक्ट्रॉन का, किसी भी पर्टिकुलर स्टेशनरी स्टेट में उसे किस इक्वेशन से देते हैं? ये है एंगुलर मोमेंटम, MVR। तो इसे दिया जाता है NH/2 पाई। NH/2 पाई, एन तो वही नंबर जो है, जो भी ऑर्बिट का नंबर है 1 2 3, H प्लैंक्स कांस्टेंट अपॉन 2 पाई। तो इलेक्ट्रॉन, इस इक्वेशन का क्या मतलब है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो सिर्फ उन्हीं ऑर्बिट्स में मूव कर सकता है जिसमें एंगुलर मोमेंटम जो होगा वो इंटीग्रल मल्टीपल होगा H/2 पाई का। तो यानी कि सभी को फिक्स्ड ऑर्बिट्स ही अलाउ होंगे, इंटीग्रल मल्टीपल होना जरूरी है। अब इन्हीं के बेस पर उसने क्या काम किया कि अब उसने इसी बात पे बताया कि हाइड्रोजन एटम के बारे में जो कहा कि स्टेशनरी स्टेट्स होती हैं इलेक्ट्रॉन्स की, जिनका नंबर 1 2 3 ये सब दिया गया। इन 1 2 3 को बाद में हम पढ़ेंगे क्वांटम नंबर्स के बारे में। ये जो n की वैल्यू 1 2 3 कही गई एंड सो ऑन, तो उसे बोला गया प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स। अब उसके बाद उसने रेडियाई स्टेशनरी स्टेट्स की भी बताई। रेडियाई कैसे बताई स्टेशनरी स्टेट्स की? रेडियाई स्टेशनरी स्टेट्स की उसने फॉर्मूला दिया Rn इज इक्वल्स टू n स्क्वायर A0। अब A0 क्या था? A0 था 52.9 pm पिकोमीटर। इसका मतलब इस 52.9 pm को हम कहते हैं बोहर ऑर्बिट। ये क्या होती है? ये है रेडियस ऑफ फर्स्ट स्टेशनरी स्टेट। मतलब इससे हमारी फर्स्ट स्टेशनरी स्टेट में n होगा 1, A0 की वैल्यूज यानी जो भी होगी वही रेडियस होगी। तो ये हमें बोहर ऑर्बिट बताता है, यानी रेडियस ऑफ फर्स्ट स्टेशनरी स्टेट जो है वो भी 52.9 pm होगी। तो इलेक्ट्रॉन जो है हाइड्रोजन के, वो तो क्योंकि n उनकी तो 1 ही होती है, वो फर्स्ट ऑर्बिट में या 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इसलिए वो बोहर ऑर्बिट में ही है। लेकिन अगर n की वैल्यू बढ़ेगी तो R भी बढ़ जाएगी और इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस से दूर होता जाएगा। इसके बाद जो एक और प्रॉपर्टी थी इलेक्ट्रॉन के साथ जुड़ी हुई थी कि उसकी एनर्जी के बारे में उसने वो भी बताया था कि जो एनर्जी होती है स्टेशनरी स्टेट में वो कैसे रिप्रेजेंट की जाती है? -RH 1/n स्क्वायर। अब n क्या है? अगेन 1 2 3। और RH क्या है? RH है रिडबर्ग कांस्टेंट। और इसकी वैल्यू क्या होती है? इसकी वैल्यू है 2.18 इंटू 10⁻⁻18 जूल्स। अब इसमें जो भी लोएस्ट एनर्जी स्टेट होगी, जिसे हम ग्राउंड स्टेट भी कहते हैं, उसमें n तो 1 हो जाएगा, तो यही वैल्यू इसकी एनर्जी होगी, यानी E1 क्या होगी? यही सेम हो जाएगी, क्योंकि n की वैल्यू तो 1 होती है फर्स्ट स्टेट में, यानी ग्राउंड स्टेट यानी फर्स्ट वाली स्टेट जिसमें ऑर्बिट नंबर n की वैल्यू 1 होगी। तो जो भी n 1 होगा तो RH जो है वही एनर्जी शो करेगा। एनर्जी क्या हो जाएगी? -2.18 इंटू 10⁻18। और अगर n की वैल्यू 2 है तो इसे 2 से कर दीजिए, 2 का स्क्वायर हो गया 4, तो 1/4 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा -0.545 इंटू 10⁻18 जूल। तो इस तरह से हमें पूरी सीरीज पता लग जाती हैं, सारी एनर्जी स्टेट्स पता लगती हैं, सारे एनर्जी लेवल्स पता लगते हैं हाइड्रोजन एटम के। और इस रिप्रेजेंटेशन को हम कहते हैं एनर्जी लेवल डायग्राम, जो हमें वेरियस एनर्जीज के बारे में बताता जाता है। तो एनर्जी लेवल डायग्राम। अब ये सारी चीज़ें देखकर हमें क्या पता लगा कि बोहर की थ्योरी है उसने अचीवमेंट्स क्या कर ली अब कि वो उन्हीं पर, उन सब पर अप्लाई हो रहा है, नॉट ओनली ऑन हाइड्रोजन एटम, उन सभी पर हो रहा है जिसमें सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है। लाइक हाइड्रोजन एटम 1 इलेक्ट्रॉन है, लाइक He+ हो गया। He+ मतलब वैसे H में 2 होते हैं, लेकिन प्लस का मतलब उसने एक दे दिया तो बचा He+, यानी 1 नहीं रह गया। Li2+,
जिसमें से उसने 3 होते हैं और 2 दे दिए तो बचा 1, या फिर Be3+ जिसमें से वही सेम, इसमें 4 होते हैं तो इसने 3 दे दिए, ऐसे ही और भी, पर सभी जो हैं उसमें 1 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो एनर्जीज जो होती हैं स्टेशनरी स्टेट की वो भी इसी तरह से दी जा सकती है। दूसरा उसने ये बताया कि ये जो है इसने बोहर मॉडल ने, और इसका क्या फ़ायदा हुआ, इसने एटम की स्टेबिलिटी बता दी, क्योंकि उसने बताया ना कि एनर्जी बार बार चेंज नहीं होगी, तो उसने स्टेबिलिटी बता दी। तीसरा उसने लाइन स्पेक्ट्रम तो हाइड्रोजन का अच्छे से एक्सप्लेन कर ही दिया था, और उसने इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी जो होती है इन ऑर्बिट्स में जो घूम रहे हैं उन इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटीज़ को भी कैलकुलेट किया, नॉट प्रिसाइजली कोई, पर क्वालिटेटिवली उसने देखा कि अगर जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन की है, वो पॉजिटिव चार्ज के साथ इंक्रीज होती जाती है। न्यूक्लियस के ऊपर जितना पॉजिटिव चार्ज आएगा वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन की उतनी ही इंक्रीज हो जाएगी, और अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यानी n की वैल्यू बढ़ती जाती है तो वेलोसिटी क्या होगी, वो कम होती जाएगी। तो इससे उसने बड़े अच्छे से समझाया, लेकिन फिर उसके बाद आई इसकी लिमिटेशंस। अब लिमिटेशंस क्या थी कि इसने सब कुछ बताया, पर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की पूरी फाइनल डिटेल्स जो होती हैं वो, जैसे कि 2 बहुत पास लाइंस हैं, उनके बारे में वो अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाया, और वो स्पेक्ट्रम भी हाइड्रोजन के अलावा बाकी एटम्स का स्पेक्ट्रम नहीं एक्सप्लेन कर पाया। जैसे अगर हम सिर्फ He+ ना लें, खाली He लेना चाहें तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, पर वो उसे एक्सप्लेन नहीं कर पाया। फिर बोहर की थ्योरी जो है उसने स्पेक्ट्रल लाइंस की स्प्लिटिंग को भी एक्सप्लेन नहीं किया। मतलब अगर मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड आए तो उस टाइम में स्पेक्ट्रल लाइंस जो हैं वो स्प्लिट हो जाती हैं, तो बोहर उसे एक्सप्लेन नहीं कर पाया। अब मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस हो तो हम कहते हैं ज़ीमैन इफेक्ट, और इलेक्ट्रिक फील्ड की हो तो हम कहते हैं स्टार्क इफेक्ट, तो वो इन दोनों इफेक्ट्स को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। और उसने बोहर मॉडल ने एबिलिटी ऑफ एटम्स टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स बाय केमिकल बॉन्ड्स, मतलब इसे भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि जो एटम्स हैं वो केमिकल बॉन्ड्स बनाकर किस तरह से मॉलिक्यूल्स में चेंज हो सकते हैं, वो इनके बारे में भी नहीं बता पाया। तो पर फिर भी ये बहुत अच्छा हमारा मॉडल माना गया था, बेसिक मॉडल, इसी से ही हम आज तक आगे चल रहे हैं। अब इन्हीं सारी चीज़ों से, इन सारी प्रॉब्लम्स के बाद थोड़े बहुत और मॉडल डेवलप हुए, और उनमें थोड़ी बहुत ये कह सकते हैं कि इन्हीं को और डेवलप किया गया, इस एटम्स के इन मॉडल्स को। तो उसके लिए आगे और नई चीज़ें आई, जैसे ड्यूअल बिहेवियर आया मैटर का, हिंजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आया, पर इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे अपनी अगली वीडियो में। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है, समझ आ रही है, तो प्लीज़ इसे लाइक करो, शेयर करो और कमेंट ज़रूर कीजिए, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही हमारा इंस्टा अकाउंट भी देखिए जिसका लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।